ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा काइंडली आप कंफर्म करें बेटा, आपको आवाज स्क्रीन वीडियो वगैरह सब क्लियर है? दोज हु आर ऑनलाइन आप जरा कंफर्म कीजिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज स्क्रीन वीडियो वगैरह सब क्लियर है? यस सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा कंफर्म कर दे बेटा, आप लोग का आवाज स्क्रीन वीडियो वगैरह सब क्लियर है, विजिबल है आप लोग को यहाँ से? ठीक है, अच्छा जी अब देखिए, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट किया सबसे पहला पॉइंट, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? असर्शंस। निकालें जरा जल्दी से प्लीज, असर्शंस निकालिएगा। असर्शंस निकालें। अच्छा, असर्शंस क्या है? व्हाट आर असर्शंस? दावा करना। दावा कौन कर रहा है? मैनेजमेंट जो है बेटा। असर्शन का मतलब होता है दावा करना, और दावा कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। आप कौन? ऑडिटर। आपका काम है दावों को चेक करना, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब जरा देखिए गौर से। सर असर्शंस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो छुपे हुए मीनिंग्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो मीनिंग इंटरप्रिटेशन आ रही है, उन मीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? असर्शंस। ठीक है, ये मेरे ख्याल में लास्ट क्लास सबने अटेंड की थी ना, लास्ट क्लास में सब थे। ठीक है जी 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 मुजना बाबर, मैं सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, दोबारा से। असर्शंस। सर असर्शंस किसे कहते हैं? असर्शंस कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो बात के छुपे हुए मतलब है, उसको क्या कहा जाता है बेटा? बेसिकली असर्शंस। ऐसा ही है। ये असर्शंस किसकी तरफ से है? चेक कौन करेगा? कैसे? प्रोसीजर लगा के। प्रोसीजर लगाकर जो है वो ऑडिटर भाई क्या करेगा? असर्शंस को वेरीफाई करेगा, ऐसा ही है। ठीक है सर, असर्शंस की निमोनिक आप अपने रजिस्टर से देखें, मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा, रजिस्टर से। सर CACA कवर P, CACA कवर P, ये आपके पास क्या है? असर्शंस का एक निमोनिक है, ऐसा ही है। C फॉर कंप्लीटनेस, डायरेक्टर्स का दावा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? कंप्लीट है। A फॉर एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन। अच्छा, डायरेक्टर्स का दावा यह है कि जितनी भी फिगर्स हैं वो हमने सब की सब सही हेड्स और मेन हेड्स और सब हेड्स में लिखी हैं। एलोकेशन किसको रेफर कर रहा है? मेन हेड्स को। क्लासिफिकेशन सब हेड्स को रेफर कर रहा है, सही है। ऐसा ही आगे बढ़े, फिर क्या है? CACA, A फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? टोटल। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, मैथमेटिकल उसका टोटल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बच्चे हम लोगों की बात हुई थी कवर। कवर C फॉर कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में लिखी है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड है। आई रिपीट, जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में लिखी है उसी पीरियड में रिकॉर्ड है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को कहा जाता है जी कट ऑफ। अब मुझे एक बात ये बताइएगा, जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में है वो दावा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मतलब हु मेक्स द क्लेम? मैनेजमेंट। और ऑडिटर भाई क्या कर रहा है? उसको चेक करेगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपको क्लियर हो गया मुजना बाबर के कट ऑफ क्या चीज है? कट ऑफ का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में हुई है उसी पीरियड में रिकॉर्ड हुई है। ये दावा क्लेम किसका है? मैनेजमेंट का। दैट्स इट। आगे बढ़े। O फॉर अकरेंस। अकरेंस का क्या मतलब है? अकरेंस का मतलब है कि जो कुछ लिखा है वो रियल में अकर भी हुआ था। जो कुछ लिखा है वो रियल में अकर भी हुआ था। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? जो कुछ लिखा है वो रियल में अकर हुआ था, इस चीज को क्या कहते हैं? अकरेंस। बेटा O फॉर अकरेंस। अकरेंस का मतलब यह है कि जो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी है ट्रांजैक्शन वो रियलिटी में अकर भी हुई हैं। दैट्स इट। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी उसके बाद V फॉर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मींस एंडिंग वैल्यू। सर एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी अपनी अपनी अप्रोप्रिएट वैल्यूज पर मौजूद है। उसके बाद E फॉर एग्जिस्टेंस, जो कुछ है वो है, फिजिकली है। R फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और P फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, ये वाली कहानियां हमने लास्ट क्लास में सुन ली थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। डनो की कहानी। अब आ जाए यहाँ पे, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आप लोगों ने बिल्कुल वैसा ही लिखना है बेटा। कुछ असर्शंस जो है, कुछ असर्शंस जो है वो आपके पास होती है ऑफ अकाउंट बैलेंस, कुछ होती है ऑफ
transactions, there is difference. बेटा there is a difference, account balance और transactions. ये जो account balance है बेटा, ये जो अकाउंट बैलेंस है ये शो करता है किसको? बैलेंस शीट को। और जो ट्रांजैक्शन शो करती है किसको? इनकम स्टेटमेंट को, या फिर एसोसिएट आप उसको कह लें। पूरी एसोसिएट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। चलो बेटा, अब असर्शंस क्या है? कैन यू टेल मी द निमोनिक असर्शन? निमोनिक क्या था? CA कवर पी। अब सुनो जरा गौर से, तवज्जो के साथ इधर। एक्सक्यूज मी, कुछ असर्शंस ऐसी हैं, कुछ असर्शंस ऐसी हैं जो दोनों पे फॉल करेंगी, कुछ असर्शंस ऐसी हैं जिसका बैलेंस शीट से ताल्लुक है, इनकम स्टेटमेंट से नहीं है। कुछ असर्शंस ऐसी हैं जिसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है तो बैलेंस शीट से नहीं है। अभी उसकी कैटेगराइजेशन जरा निमोनिक रिकॉल करें तो क्या था? CA कवर पी। सर CA कवर और पी, ठीक है। अब जरा इधर आ जाए, CA कवर पी, शुरू से शुरुआत करें। C फॉर कंप्लीटनेस, कहां फॉल करेगी? दोनों में। क्यों सर? बैलेंस शीट भी कंप्लीट है, इनकम स्टेटमेंट भी कंप्लीट है, तो सर C तो दोनों में फॉल करेगा। A फॉर, अच्छा AC जो है ना, एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसको एक साथ बुला करें, सही? एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन कहां फॉल करेगा? बताओ दोनों में कैसे? मिसाल इधर सुने, कीप इट वेरी सिंपल। एलोकेशन मींस मेन हेड, क्लासिफिकेशन मींस सब हेड। ये पैसा है, कैश पड़ा है, कैश क्या है? एसेट है, करंट एसेट है। हो गया एलोकेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है सर। CA और C, सही है। इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। मेरे पास पैसा आ रहा है, व्हाट इज दिस? इट्स एन इनकम। रूटीन मेरा ये काम है, ये पेन बेच के पैसा कमाना, इट्स अ रूटीन इनकम, हाँ या ना? सर ये एसिड बेच के भी पैसा आ गया, ये तो वो है, कौन सी इनकम है? अदर इनकम है। अब आप सोचो, एक्सक्यूज मी, आ तो पैसा ही रहा है, लेकिन एक इनकम है और दूसरी क्या है? अदर इनकम। तो बेटा एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों जगह पे हिट करता है, हाँ या ना? खर्चा हुआ, याद करो मैंने बताया था उस दिन मेन हेड्स के निमोनिक्स क्या था? कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और फिर क्या है? रेवेन्यू। तो बेटा इसमें बैलेंस शीट भी है और इनकम स्टेटमेंट भी है। तो यानी कि एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन कहां फॉल करेगी? दोनों जगह पे। एक मिनट वेट, मुझे लिखा दे, फिर खत्म कर रहा, फिर लिखना जरा जल्दी। इधर इधर इधर। व्हाट्स नेक्स्ट? A फॉर एक्यूरेसी है क्या? प्लीज बी क्विक, व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी किसे कहते हैं? टोटल, ठीक है। तो किधर फॉल करेगा? दोनों में, क्योंकि बैलेंस शीट का भी टोटल होता है, इनकम स्टेटमेंट का भी होता है। तो CA दोनों जगह फॉल किया। असल मसला मैं आपको बताऊं, इधर ये जो है ना कवर में मसला है, P भी दोनों जगह पर आ जाएगा, क्योंकि बेटा प्रेजेंटेशन किसकी होती है? इनकम स्टेटमेंट की भी एक अपनी प्रेजेंटेशन है, बैलेंस शीट की भी अपनी प्रेजेंटेशन है। अब इधर मसला है असल में कवर में। कैन यू पीपल वेट, और मुझे बता सकते हो कि कवर में कहां पे C और O और VER? पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा VER, वेट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नाउ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ VER। बेटा व्हाट इज V? V क्या है? V का मतलब है बेटा आपके पास वैल्यूएशन। V मींस वैल्यूएशंस। मैंने आपको क्या सिखाया था? वैल्यूएशन क्या चीज है? एंडिंग वैल्यू किधर आएगी? बैलेंस शीट में। मैंने आपको एक प्रोडक्ट बेची है 1000 रुपए की, कितने की? लेकिन रिसीवेबल में 1000 रुपए नहीं आ रहा, पता है क्यों? क्योंकि 1000 रुपए की सेल हुई है। गौर से सुनना अल्फाज, कितने की सेल हुई है? 1000 रुपए की सेल हुई है। ड्यूरिंग द ईयर आपने मुझे 100 रुपए दिए, फिर 200 दिए, फिर 300, कुछ पैसे दे दिए, एंड में बच गए 300 रुपए। तो बैलेंस शीट में कितना लिखूंगा? 300। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में तो पूरी 1000 रुपए की सेल आएगी। बेटा ये अब VER पर आ जाओ। VER वैल्यूएशन कहां जाएगी? एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सर इनकम स्टेटमेंट की आइटम तो होती है एग्जिस्टेंस। मिसाल सेल एग्जिस्ट करती है, सेल हो गई, अकरेंस सेल, सेल तो होती है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स में रिसीवेबल एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो बेटा ई भी कहां पर जाएगा?
और आर फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को बताओगे होता क्या है? होता क्या है? राइट ऑन एसेट, ऑब्लिगेशन ऑन लायबिलिटी, और दोनों कहां की आइटम है? बैलेंस शीट की। तो ये जो VER है ये कहां की आइटम है? बैलेंस शीट। अब आ जाओ सी और ओ। सी और ओ कौन की आइटम होगी बेटा? अब आ जाओ सी। सी फॉर कट ऑफ का मतलब क्या होता है? जरा चेक करो कि मैंने जो डेफिनेशन लिखाई थी, मैंने जो डेफिनेशन लिखाई थी उस पर बताओ। जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में होती है उसी पीरियड में रिकॉर्ड की जाएगी। रिपीट, जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में होती है उसी पीरियड में लिखी जाएगी। मैं आपको एक मिसाल दूं, कॉपी मत करना, सबर। बेटा मेरी कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020, ठीक हो गया? यहाँ पे 31 दिसंबर 2020, और आप मेरे एम्प्लॉइज हैं, मैंने आप लोगों को सैलरी देनी है, ठीक है? लेकिन जाहिर सी बात है मैं आपको सैलरी कब दूंगा? किस दिन मैं आपके हाथ में सैलरी दूंगा? जनवरी की 2 तारीख, 3 तारीख, ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है, अगले महीने की 1-2 तारीख दिन के बाद पैसे मिलते हैं आपको। सवाल, मैंने आपकी गुड्स और सर्विसेज, जो आपकी एम्प्लॉइज की सर्विसेज है, वो रिसीव कब की थी? 31 दिसंबर 2020, और मैं आपको चेक या कैश कब दे रहा हूं? जनवरी 2021 में। 2 दिन के बाद ही दूंगा ना। लेकिन एंट्री कहां पर बनेगी? क्यों? दिसंबर में एंट्री ये बनेगी, पेरोल एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड पेबल, कुछ भी आप क्रेडिट हो जाएगा, है ना? तो बेटा जिस पीरियड में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। सेटलमेंट तो वैसे ही अगले महीने हो रही है। कट ऑफ और अकरेंस दोनों, कट ऑफ और क्या? अकरेंस, ये कौन सी जगह की आइटम है? इनकम स्टेटमेंट की। बाकी तो दोनों जगह पे फॉल करेंगे, VER बैलेंस शीट की आइटम। जहन में रखना, कॉपी करें जल्दी से। अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शंस, assertions, who are you? ऑडिटर। ऑडिटर का काम क्या है? प्रोसीजर लगाकर क्या चीज वेरीफाई करना? जी बेटा, प्रोसीजर लगा के क्या वेरीफाई करना? assertions। assertions आर द क्लेम्स। क्लेम्स किसकी तरफ से है? मैनेजमेंट की तरफ से। हु इज कंफर्मिंग? ऑडिटर इज कंफर्मिंग। प्रोसीजर लगा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक आपको किताब के कौन से कहाँ पे मिलेगा? चैप्टर 3 में। आइजा कौन सा था? 315। अच्छा, हम पूरा आइजा भी नहीं पढ़े, सही है? हम लोग पूरा आइजा भी नहीं पढ़े बेटा। ये उस आइजा की बेटा उस आइजा की एक पर्टिकुलर जो है, उस आइजा की एक पर्टिकुलर चीज है जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं मुझे देयर इज अ डिफरेंस। अभी आगे आगे केसेस आएंगे ना तो आपको मजीद क्लैरिफिकेशन होगी इसमें। चलिए जी बेटा, नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपका पूरा जो ऑडिट है ना, ये स्पेशली फॉर द रिस्क असेसमेंट एंड स्पेशली फॉर द सब्सटेंटिव, वो घूम रहा है इन 2 टॉपिक्स के ऊपर। एक टॉपिक है असर्शन, दूसरा जो भी पढ़ाने जा रहा हूं। रिपीट, एक टॉपिक है कौन सा? असर्शन, दूसरा भी जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। एक हेडिंग लिखिएगा सारे स्टूडेंट्स, आइजा 500, और इसका नाम है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस आपको ये बुक के चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? 4 में। अब आ जाए जी ऑडिट एविडेंस। हेडिंग आएगी आपके पास ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस, बुक का रेफरेंस नंबर चैप्टर नंबर 4, सही है? अच्छा, उस चैप्टर नंबर 4 में बेटा, उस चैप्टर नंबर 4 में आपके पास जो है 2 टॉपिक्स हैं। रिपीट, चैप्टर नंबर 4 में देयर आर 2 टॉपिक्स। एक है आपके पास एविडेंस और दूसरा है सैंपलिंग। रिपीट, कौन सा है? एक एविडेंस और दूसरा क्या है? सैंपलिंग। तो सैंपलिंग तो फिलहाल हम नहीं पढ़ते। सैंपलिंग तो हम लोग बिल्कुल ही उसको पढ़ रहे होते हैं एंड में, वो आखिर का टॉपिक है बुक में जिस भी हिसाब से दिया हुआ है। अब आ जाए जी एविडेंस। कैन यू पीपल प्लीज टेल मी व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस क्या है?
सबूत, वो तो हो गया लफ्जी मायने। चलो अब आप मुझे ये बताना, पूरी साइकिल आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। ये मुझे बताएगा जो ऑडिटर करता है वो क्या है, जो ऑडिटर कर रहा है वो क्या है, हु आर यू, ऑडिटर। जो भी आप करोगे वो क्या है, प्रोसीजर है, और जो हासिल करोगे वो एविडेंस है। एविडेंस की तारीफ क्या, जरा सुने। एविडेंस हर वो इंफॉर्मेशन है, हर वो इंफॉर्मेशन एविडेंस है जो किसने हासिल की है, कैसे, प्रोसीजर्स लगा के। रिपीट सर, एविडेंस हर वो इंफॉर्मेशन है, हर वो इंफॉर्मेशन एविडेंस है जो किसने हासिल की है, कैसे, प्रोसीजर्स लगा के। फिर से रिपीट, एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, आइजा कौन सा है, आइजा 500। सर पूरा ऑडिट, पूरा सब्सटेंटिव रिस्क असेसमेंट दो टॉपिक्स के गिर्द घूम रहा है। एक टॉपिक था असर्शन, दूसरा क्या है आपके पास, एविडेंस, ठीक है। और यही चीज है आपके पास। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं कि कंपनी ने लोन लिया है। सवाल, क्या लोन का ताल्लुक, अगर किसी चीज का ताल्लुक इससे नहीं है तो उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक किससे आता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एक छोटा सा सवाल जवाब दीजिएगा, मैंने बैंक से लोन लिया है, क्या लिया है, क्या इस लोन का ताल्लुक एफएस से है, यस सर है। कैसे, कैश डेबिट या बैंक डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर साल बाद उसके ऊपर से इंटरेस्ट, हाँ या ना। क्या ये एक्टिविटी एफएस में रिकॉर्डेड है, यस और नो, हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा इसमें। हर वो, हम कौन सी चीजें चेक करते हैं बताइए, दो चीजें, कौन कौन सी, एफएस, उससे जुड़ी हर चीज। सवाल सर लोन लिया है, क्या सबूत है कि मैंने 50 का लोन लिया है। सवाल, क्या तुम्हारे पास एविडेंस एक चाहिए या एक से ज्यादा चाहिए, एक से ज्यादा एविडेंस चाहिए। मैं कह रहा हूं मैंने लोन लिया है, क्या सबूत है मैंने लोन लिया है, बैंक का कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, भाई मैंने आपसे कहा कि मैंने हबीब बैंक लिमिटेड से 50 का लोन लिया है, तो क्या बैंक ऐसे दे देगा, मैं जाऊंगा बैंक लोन देता है, दे ये ले, क्या सही होगा ना एग्रीमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एग्रीमेंट पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एग्रीमेंट पढ़ा। उस एग्रीमेंट को पढ़ के क्या पता चला, लोन लिया है और लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है, लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हाँ या ना। इसी साल लोन लिया है, 1 रुपया भी चुकाया नहीं है, तो लाइबिलिटी के तौर पे कितनी अमाउंट आएगी, 50। देखा बैंक स्टेटमेंट, कोई लोन रीपेमेंट नहीं हुई है, 50 का लोन एग्रीमेंट, हाँ सही, 50 का लोन एग्रीमेंट, बैंक से पैसा नहीं गया है। इसका मतलब ईयर एंड पर जो वैल्यू है, क्या है, किसकी वैल्यू, लाइबिलिटी की, वो सही है कि नहीं। दिस इज द थिंग, आप प्रोसीजर लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, और कंफर्म क्या करते हो, असर्शंस, क्या कंफर्म कर रहे होते हैं, असर्शन। अब इन असर्शंस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी बहुत गहरा रिलेशनशिप है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा। सर ऑडिटर ने लगाए प्रोसीजर, और जो इंफॉर्मेशन मिली वो क्या चीज है, दैट्स द एविडेंस। एंड व्हाट इज एविडेंस, एविडेंस हर वो इंफॉर्मेशन है जो किसने हासिल किया, कैसे, प्रोसीजर लगा के, किस पे, बस डेफिनेशन बन गई, याद करने की जरूरत ही नहीं है। लिखना शुरू करें जल्दी फटाफट, रेक्टिफिकेशन कम से कम रखें, समझें। These are all the information and explanations collected by the auditor. एक मिनट बेटा, these are all the information and explanation collected by the, कैसे, by applying suitable audit procedures on financial statements. अब एक काम करना, ऑडिट प्रोसीजर को सर्कल मार के, एरो मार के ऐसे लिख दीजिएगा। मुझे पता है आपको आता है, फिर भी लिख देना, हमें तो पढ़ना है ना डिटेल में। सर ने बताया था कैरो। सर ये क्या है, प्रोसीजर्स,
अच्छा, आई स्क्वायर में सर ने यूं बताया हुआ इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में भी दो चीजें, डॉक्यूमेंट के और एसेट के, तो मैंने अलग अलग बोल रहा हूँ, एक ही बात है। अच्छा जी, कायरो ऑडिटर जो कर रहा है भाई वो क्या है, जरा जल्दी बताएं। ऑडिटर जो कर रहा है, प्रोसीजर जो हासिल कर रहा है वो एविडेंस है। एंड व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस कहलाता है हर वो इंफॉर्मेशन, हाँ, कैपिटल ऑफ इजिप्ट, सही है, इजिप्ट की कैपिटल का नाम है ना कायरो। अच्छा भाई एक्सक्यूज मी, दोबारा से, ऑडिटर जो कर रहा है वो क्या है, प्रोसीजर जो हासिल कर रहा है, एविडेंस। फिर से आते हैं, एविडेंस क्या है सर? एविडेंस हर वो इंफॉर्मेशन है जो किसने हासिल किया, कैसे, छानबीन करके, प्रोसीजर्स लगा के, ठीक है। अब बारी आ रही है इन प्रोसीजर्स को आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में पढ़ने के लिए। C फॉर A फॉर I R एंड O। अब आ जाए जी खवातीनो हजरात, C का मतलब क्या है जी? C का मतलब क्या है आपके पास? कंफर्मेशन, लेकिन ब्रैकेट में लिखना एक्सटर्नल। जी, कैन यू पीपल टेल मी, अच्छा कौन सा आइजा हम पढ़े? आइजा 500। एक बात मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट ओनली आइजा 500, सुनो, इट्स आइजा 500 की सीरीज। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, अभी हम कौन सा आइजा पढ़े? 500, फिर होगा 501, 505, 530, 520, इस तरह की चीजें चलती हैं, सही है। इस कंफर्मेशन को अलग से डिटेल में पढ़ना है, जो इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, कि इस कॉन्फर्मेशन पे एक अलग से आइजा भी लगेगा। कौन सा? आइजा 505, जिसमें डिटेल है। तो सर वो डिटेल क्या है? अगर मैं वो शुरू करूंगा तो वहां चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो सारी डिटेल मैं आपको वर्बली बताऊंगा जरूर, क्योंकि आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मुझे बताओ, व्हाट इज कंफर्मेशन? कंफर्मेशन है क्या चीज? क्या चीज है, मतलब व्हाट्स कंफर्मेशन? किससे लेते हो? एक्सटर्नल से ना। कौन? मिसाल बताओ ना, कौन है? सप्लायर है, कस्टमर है, बैंक है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो है वो रिसीवेबल बैलेंस है, कितना है? रिसीवेबल बैलेंस आ रहा है 25,000 का। अज्यूमिंग मटीरियल, अज्यूमिंग व्हाट? मटीरियल तो जाने दिया, अज्यूमिंग मटीरियल है 25,000 रुपए का। आपने मुझसे पूछा कि भाईजान ये कस्टमर कौन है, मैंने कहा मिस्टर ए। तो आपने मिस्टर ए से कंफर्म करा लिया, भाई मिस्टर ए जरा चेक करके बता दो तेरे पास भी पेबल आ रहा है 25 का, क्योंकि उसके पास क्या आ रहा होगा, हारिस हनीफ के नाम से पेबल, और मेरे पास उसके नाम का रिसीवेबल। सो दैट्स अ कंफर्मेशन। तो बेटा कंफर्मेशन आप किससे लेते हो? फॉर एग्जांपल जी बेटा, किससे ले रहे हो? बैंक से। और किस से ले रहे हो? कस्टमर से, सप्लायर से, किसी भी थर्ड पार्टी से। बेटा मैं स्लैश मार के लिख देता हूं, एनी अदर थर्ड पार्टी। अच्छा, एनी अदर थर्ड पार्टी की मैं आपको एक मिसाल दूं। बेटा समटाइम्स पता है क्या होता है कि लोग अपनी इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखते, किसी और के गोदाम में भी रखते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसी देता हूँ, गाड़ी आपकी है, किस पार्किंग की जगह किसी और की होगी, ऐसा ही है ना। तो आपने मेरे पास आए सर, आप इन्वेंट्री काउंटिंग पर आ रहे हो, क्या किस पे आ रहे हो? आपने इन्वेंट्री गिनी, आपने इन्वेंट्री गिनती करी, 1 2 3 4 50 100 900 1000, बैलेंस शीट में आ रही है 1200 यूनिट्स, और फिजिकल कितनी नजर आ रही है? 1000। आपका मुझसे पूछोगे ना, यार हारिस हनीफ भाई ये 200 यूनिट्स किधर है? मैंने कहा वो है, देखो मेरी स्पेस फुल हो गई है, तो मैंने एबीसी कॉर्पोरेशन के इतने बड़े वेयर हाउस में अपने 200 यूनिट्स रखवा दिए, उसके पास किराया देता हूं उसको। चेक कैसे करोगे? क्या क्या कर सकते हो? एक सेकंड, सिनेरियो क्रिएट। आपको पता है पेपर में सारे सिनेरियोज आते हैं, ये सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं कोई सिनेरियो ही है। अच्छा अब सुने, फिजिकली तुम्हें कितने यूनिट्स नजर आ रहे हैं? 1000। बैलेंस शीट में, अब आप लोग बैलेंस शीट में यूनिट्स आते नहीं है भाई, पता है नहीं आते। 1200 मल्टीप्लाई बाय इन्वेंटरी की वैल्यू भी तो होती है ना, ठीक है। बैलेंस शीट में 1200 यूनिट्स का हिसाब आ रहा है, फिजिकली 1000 है। आपने मुझसे पूछा भाई 200 किधर है, मैंने कहा उधर है। कैसे चेक करोगे? क्या क्या कर लोगे, क्या क्या कर लोगे? अच्छा सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जिसके पास मैंने 200 यूनिट्स इन्वेंट्री के रखवाए हैं, कोई ना कोई उसके साथ भी मेरी लिखत पढ़त तो हुई होगी ना, है ना, कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। एग्रीमेंट देखिए, और फिजिकली विजिट, किसी बच्चे ने कहा था कॉल करेंगे, कॉल करना इज नॉट द कंफर्मेशन, रिलायबल नहीं है। आपको नंबर कौन देगा? मैं ही दूंगा ना नंबर, हाँ या ना। अज्यूमिंग मैं झूठा, अज्यूमिंग मैंने नंबर भी दिया अपने किसी इंप्लॉय का, वो पीछे खड़ा होकर बोल रहा है हाँ हाँ मेरे पास है। तो कंफर्मेशन कॉल पे इज रिलायबल। इफ समबडी कॉल मी, मैंने बोला ओके यार मैं भी इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, खुदा हाफिज, खत्म, फोन बंद, ब्लॉक। मुझे एक बात बताएं,
क्या फोन पे कंफर्मेशन लेना इज रिलायबल? द आंसर इज नो। फिर भी अगर आपको फोन करने की जरूरत पड़ जाए, सो मोबाइल फोन पे करोगे, ऑफिस लैंडलाइन पे? यस और नो? वाई? लैंडलाइन पे तो बंदा मौजूद है। और एक शार्प ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन ऐसी भी होनी चाहिए, सपोज आपने मुझसे पूछा भाई वेयर हाउस कहाँ है, मैंने बोला वेयर हाउस है ना वो तारिक रोड पर है। कहां पर है? तारिक रोड पे। हारिस नंबर दो, मैंने आपको नंबर दिया 0213 और लिख दिया 5600 नंबर। एक ऑडिटर की शार्प ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए, यार 56 का कोड तो क्लिफ्टन के एरिया का है, तारिक रोड का नंबर तो 4 से स्टार्ट होता है। यस और नो? दैट इज द थिंग ना, दैट इज द थिंग। ये सारी चीज आपको तेजी दिमागी रखनी है। एनीवेज, इधर कंफर्मेशन, मेरे पास 200 यूनिट्स पड़े हैं लेकिन वो किसी और के गोदाम में है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? आपने एग्रीमेंट पढ़ लिया, हाँ या ना? अगर मैं उसको महीने का किराया देता हूं तो क्या वो किराया एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए? क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी? किराया डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, हाँ या ना? वो एंट्रीज देख ली। आपको फिर भी तसल्ली नहीं हो रही तो आप अब उससे क्या कर लोगे? कंफर्म कर लोगे। क्या कर लोगे? कंफर्म। क्या कंफर्मेशन कैसे करोगे? कॉल पर या कोई लेटर भेजना चाहिए? लेटर भेजना चाहिए। फिजिकली विजिट करते हैं, थोड़ा 2 मिनट समझ। कंफर्मेशन आप किस पे करोगे? लेटर पे। अच्छा बेटा एक छोटा सा सवाल, वेरी गुड। अच्छा मेरी बात का जरा जवाब दीजिएगा यहाँ पे। ये तो मैंने एक मिसाल दी है, एनी अदर पार्टी, आप उसको एक लेटर भेजोगे, क्या भेजोगे? उस लेटर हेड समझते हैं? लेटर हेड यानी कि जो डॉक्यूमेंट होता है ऊपर कोई ना कोई कंपनी का मोनोग्राम होता है ना, जैसे टीएसए का लेटर है, टीएसए लिखा होगा इतना बड़ा एड्रेस के साथ। ये लेटर हेड किसका होगा? ऑडिट फर्म का या क्लाइंट का? क्लाइंट का। ऑडिट फर्म का नहीं होगा। उसकी वजह पता है क्या है? ध्यान से सुनना। आप बैंक को लेटर भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो? कस्टमर को भेज रहे हो, सप्लायर को भेज रहे हो, कोई भी थर्ड पार्टी है उसको आप क्या भेज रहे हो? क्या उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी लागू होगी? फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, सही है? आपने मुझसे पूछा यार हारिस भाई बैंक में पैसे कितने हैं कंपनी के खाते में? मैंने बोला भाई 50 मिलियन है, ठीक है? आपने बोला ओके। आपने बैंक को लेटर भेज दिया, यार हारिस हनीफ लिमिटेड के अकाउंट में कितने पैसे बताओ। बैंक ने आपको बता भी दिया। आपको पता है आई कैन सू ऑन द बैंक, वाई? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। यस और नो? ऐसा तो पता है क्या होगा? ऐसा तो कोई भी बंदा आके बोल यार मैं हारिस हनीफ का ऑडिटर हूँ। यस और नो? चांसेस है कि नहीं है? आइजा 505 ने प्रोटेक्शन क्या दी हुई है क्लाइंट को, जरा ये सुनिएगा। लेटर हेड किसका होगा? क्लाइंट का। लेटर हेड आप टाइप करोगे जो भी जानकारी, साइन भी क्लाइंट की एम्प्लॉय की होगी। किसकी होगी? क्लाइंट के किसी सीनियर रिस्पॉन्सिबल की। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फाइनेंस डायरेक्टर या सीईओ या सीएफओ, कोई सीनियर पोजीशन पे, उसकी दस्तखत होगी। इसका मतलब मैं अलाउ कर रहा हूं कि ये ऑडिटर जो भी पूछ रहे हैं यार इसको बता देना। यस और नो? और एक और चीज, इसमें भी हमेशा के लिए चीज थोड़ी होती है, सिर्फ इतना ही बताया जाएगा, वरना कल को तो जब आप ऑडिट करके चले जाओगे, सुनिएगा जरा गौर से, जब आप ऑडिट करके चले जाओगे क्या आप इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकते हो सकता है ना? तो हम सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन अलाउ करते हैं। तो ये जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है, ये सारी डिटेल किधर लिखी हुई है आइजा? 505 में। कौन सॉरी, लेटर हेड किसका होगा? क्लाइंट कंपनी का। टाइप कौन करता है? ऑडिटर। दस्तखत कौन करेगा? और उस लेटर में लिखा होता है, मैं नहीं कह रहा, सच्ची आइजा में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑडिटर का एड्रेस लिखा जाएगा और रिप्लाई डायरेक्टली कहां पहुंचेगा? ऑडिटर के पास। रिप्लाई किसके पास पहुंचेगा? मेरा लेटर हेड और मेरी साइन यूज होने का मकसद क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दो भाई जो इंफॉर्मेशन है। अच्छा एक पॉइंट और यहां पर आ रहा था, ये जो इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी के ऊपर बात हो रही थी, कोई कुछ कह रहा था यहाँ पे, कंफर्मेशन तो करा लिया, फिजिकली विजिट कर सकते हो? सपोज मेरे 200 यूनिट्स कहां पड़े, क्विकली बताए, 200 यूनिट्स कहां पड़े मेरे पास? थर्ड पार्टी के पास। आपने बोला चलो चलते हैं, जाएंगे आप? वो आपको अगर इंफॉर्मेशन ना दे तो उसकी मर्जी। पता है कैसे? सर हारिस तुम्हारे 200 यूनिट्स कहाँ हैं? मैंने कहा मेरे 200 यूनिट्स एबीसी कॉर्पोरेशन के बड़े वेयर हाउस में रखे। सही है? क्या उस एबीसी कॉर्पोरेशन में सिर्फ मेरा ही माल पड़ा होगा? हो सकता है उसका अपना मटेरियल भी हो, 10 लोगों ने और माल उसके पास रखाया हुआ हो, आप चले गए भाई, बेल बजाई, खोलो मैं आया हूँ, क्या वो आपको अकोमोडेट करेंगे? कभी भी नेवर। इसका तरीका है।
व्हाट्स द तरीका, व्हाट्स द वे, दैट्स अ फॉर्मल वे। आप मुझे बोलोगे हारिस साहब गुड्स किधर है, मैंने कहा उधर है एबीसी कॉर्पोरेशन। आप मुझे कहोगे भाई मीटिंग अरेंज करो, क्या करो, फिर मैं कांटेक्ट करूंगा, फिर वो आपको टाइम देंगे, फिर आप अकेले नहीं जाना, मेरे एक क्लाइंट के साथ ही जाएंगे। यस और नो, क्या भाई ये हमारे ऑडिटर है, ये हमारे 200 यूनिट्स देखना चाहते हैं, आई बात समझ में? क्योंकि वहां पे इतनी सारी चीजें हैं, ऑडिटर को ऐसे थोड़ी आप मेरी कंपनी का ऑडिट करो, एबीसी लिमिटेड का, मेरी कंपनी का और एबीसी लिमिटेड का थोड़ी ऑडिट कर रहे हो, तो आप वहां वैसे नहीं जा सकते। अगर आपको विजिट करना है तो विजिट भी किसके थ्रू करोगे, क्लाइंट के थ्रू, आई बात समझ में? खैर एनीवेज, अच्छा ये सारी चीजें आई कंफर्मेशन में। अब आ जाए खवातीनो हजरात, ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। बेटा अब लिखिएगा ए का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके ऊपर एरो मार के लिखना, अलग से आइजा 520 बीएस का जी, एनालिटिकल प्रोसीजर का अलग से आइजा 520 भी है। जिस वक्त पढ़ेंगे आइजा 520, हो सकता है पूरी क्लास भी लग जाए घंटे 1.5 घंटे की, और इसके ऊपर पेपर में 10-10, 11-11 नंबर की केस स्टडीज आई हुई भी है, आती भी है, ठीक है, आ भी सकती है। आइजा 520 लिखा क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट्स दिस एनालिटिकल प्रोसीजर? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज दिस एनालिटिकल प्रोसीजर? जी, any idea what analytical procedure means? अच्छा, रेशो आपका जवाब सही है, लेकिन असल एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब पता है क्या होता है? असल एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है चीजों को एनालाइज करना। क्या करना? एनालाइज करना। ध्यान से सुनना, क्या आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना आती है? आपने पढ़ा है ना आईएएफआर वगैरह। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई अगर मैं आपको दूं तो उसमें अनयूजुअल चीजों की इन्वेस्टिगेशन, ध्यान से सुनना, किसकी इन्वेस्टिगेशन? कॉपी मत करना, मिटा दूंगा क्योंकि लिखने का है ही नहीं। 2019 का ऑडिट कर रहे हो आप, 2018, 17, 16 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था इधर 40%, 38.5%, 41% हो गया 80%। मुझे एक बात बताएं, इज इट पैटर्न के मुताबिक या अनयूजुअल है? डबल है, पिछले साल से डबल है, हाँ ऑलमोस्ट डबल ही है ना। क्या ये पिछले साल से ट्वाइस नहीं हो गया? हु आर यू, कौन है आप? ऑडिटर का एक काम शक करना, क्या करना? क्रिएट अ डाउट। जब तक डाउट नहीं है इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आपको मेरे ऊपर डाउट नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, आपने यकीन कर लिया इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। तो कभी भी जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल ही क्या है? टू कास्ट डाउट्स ऑन ईच एंड एवरी आइटम, ठीक है, हर आइटम पे आपको डाउट क्रिएट करना है। रिस्क असेसमेंट तो पूरा का पूरा सेक्शन है ना, इतना बड़ा सवाल आता है उसमें। आपको इसमें क्या शक पैदा हो रहा है? व्हाट डाउट्स इज इन योर माइंड? ये आइटम किस चीज की है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सेल और सीओजीएस। आपके दिमाग में ना दो शक पैदा होंगे, या तो सेल ओवर स्टेट की है, दिमाग में शक पैदा हुआ, इन्वेस्टिगेशन क्यूरियोसिटी हुई, चलो चलो जाके देखते हैं। ये जो हरकत आपने करी है इसको एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं, कि आपने चीजों को कंपेयर किया। क्या किया? डोंट से रेशो, से अ फॉर्मल वर्ड। कैसे मैं आपको बताता हूं, आपने चीजों को कंपैरिजन करना है। किसको कंपैरिजन करना है? चीजों को कंपेयर करना है, और कंपैरिजन करने के बाद जो अनयूजुअल चीजें हैं, क्या चीज, उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है। एक और एग्जांपल आप बच्चे मुझे बताइएगा। अच्छा एक मिनट, क्या जरूरी है कि ये सेल ओवर स्टेट या सीओजीएस अंडर स्टेट हो? हाँ या ना? जरूरी तो नहीं है। मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था, इसी रूम में पहली क्लास में क्या बताया था, कि आपने 3 बातें सोचनी है। ये चीजें सही भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है। यस और नो? क्या जरूरी है यहां पर मैंने कोई मैनिपुलेशन ही की हो सेल्स ओवर स्टेट या सीओजीएस अंडर स्टेट? आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि मुझे 2019 में 50 ऑर्डर एक साथ नहीं मिल गए थे, क्वाइट में भी पॉसिबल है ना, बट इट्स इज इट अ सरप्राइजिंग एलिमेंट? इट्स अ शॉकिंग एलिमेंट। एंड हाउ डिड आई कास्ट आउट? थ्रू द एनालिसिस, गौर फिकर, एनालिसिस गौर फिकर, और फिर मैंने किया कंपैरिजन। एक और मिसाल ले, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। मुझे आप ये बताइएगा, लेट्स से बेटा आपके पास जो सेल्स है
लेट्स से द सेल्स इन 2018 एंड 2019, ऑब्वियसली यू आर ऑडिटिंग 2019, बेटा सेल है 100, इधर हो गई 200, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 5 कर लो, इधर 0। इज देयर समथिंग रॉन्ग और सम, नहीं रॉन्ग नहीं, सॉरी, इज देयर समथिंग अनयूजुअल? यस, एक सेकेंड बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, कौन सी कॉस्ट है? डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, टीसीएस की कॉस्ट है, ये कोरियर सर्विस की कॉस्ट है। पिछले साल मेरी सेल कितने की हुई थी? 100, डिलीवरी एक्सपेंस था 5, इस साल 200, डिलीवरी एक्सपेंस 0। क्या कुछ अनयूजुअल है? क्या अनयूजुअल है? जी बेटा, एक्यूरेसी का एरर भी हो सकता है। जी बेटा, क्या मसला, क्या मुझे बताएंगे इसमें? एक सेकंड, क्या मसला इसमें आपको नजर आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा, अगर तुम्हारे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती तो कितनी होनी चाहिए? 10। क्यों? यानी कि ये हो गया 5% ऑफ सेल, तो इधर भी 5% ऑफ सेल के हिसाब से कितना होना चाहिए था? या यूं कह लो ये ट्वाइस है तो ये भी ट्वाइस होनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ पूछ रहे? अच्छा, लेकिन यहां पर हो गया 0। सवाल, दिमाग में रिस्क क्या आएगा ये बताएं? सर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ओमिट कर दिया, ओमिट ही कर दिया ना, अंडर स्टेट कहा गया, ओमिट ही कर दिया। लेकिन क्या ये चीज जस्टिफाइएबल भी हो सकती है? आप आए, आपने मुझे बोला यार हारिस नहीं, सेल तुम्हारी बढ़ रही है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि आपकी जो डिलीवरी की कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगी ना। यार सोचो, आज मैंने 10 पार्सल भिजवाए इस्लामाबाद, तो टीसीएस वाले के पैसे हैं, कल मैं 50 पार्सल भिजवाऊंगा तो खर्चा बढ़ेगा ना। मैंने कहा नहीं, 2019 में मैंने अपनी कंपनी की पॉलिसी चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी? मैं डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं उठाऊंगा, इसके पैसे कौन देगा? Does it make a sense with my words? Okay. चीजें विजें निकालो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन निकलवाओ, कोरियर सर्विस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट देखो कि कहीं पैसे जा तो नहीं रहे, झूठ तो नहीं बोल रही है, तो आपने ये सारी चीजें खत्म। कहने का मकसद क्या है कि हर अनयूजुअल चीज में गलती होगी, वो चीज सही भी तो हो सकती है। नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है खवातीनो हज़रात, यस वन टाइम भी हो सकती है, यस ये भी हो सकता है बॉट इज ओन व्हीकल, लेकिन फिर भी नहीं, राफे अगर अपनी व्हीकल्स भी है तब भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तो होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तो होगा अपनी व्हीकल्स में, उसमें पेट्रोल डलता है, ठीक है ना, तो ये तमाम चीजें, तो वो भी खर्चा आएगा। अब आ जाए इधर एनालिटिकल प्रोसीजर। व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर? इसका मतलब होता है कि आपने अपनी फिगर्स को क्या करना है? कंपेयर करना है, और कंपैरिजन करके किस चीज को इन्वेस्टिगेट करोगे? जो अनयूजुअल है। क्या हो? मैंने, चलो ऐसे मिसाल, 2007 2008 इधर कैश बैलेंस था 150, इधर हो गया 120, और ऊपर लिखा हुआ है कंपनी इशूड शेयर्स। अच्छा जी, फिर है आपके पास रिटेन अर्निंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स 280 एंड इट्स 300, एंड लेट्स से देयर इज प्रॉफिट था आपके पास लेट्स से 60 का, और इधर है आपके पास 55 का। कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? गड़बड़ ही गड़बड़ है इसमें। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? शेयर इशू किए हैं, तो बेटा अगर शेयर इशू किए तो, एंड एक मिनट मैं आसान लैंग्वेज बताऊं, बहुत बच्चों वाली चीज, कोई भी चीज देखो ना, फॉरेन एंट्री सोच लो। क्या सोच लो? शुरू से चलते हैं, ऊपर से क्या हुआ है? शेयर इशू किए, एंट्री चाहता है शेयर, कैश डेबिट, प्रीमियम और कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट। लेकिन भाई तूने शेयर इशू किए, तेरा कैश तो, अजीब सी बात नहीं है? शेयर इशू कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है, इट्स वेरी अनयूजुअल। भाई एक्सप्लेन। दूसरा एक और मसला, रिटेन अर्निंग, नहीं इसको कम कर लो, प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट आप ले आओ 80 पे, रिटेन अर्निंग आप ले आओ 200 पे। इज देयर समथिंग प्रॉब्लम? प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? तो रिटेन अर्निंग बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो यार प्रॉफिट होता है वो किधर जाता है?
तुम्हारी रिटेन अर्निंग कम हो रही है, प्रॉफिट, मतलब अजीब और गरीब जो है ना आपकी बैलेंस शीट की शक्ल, इनकम स्टेटमेंट की शक्ल है, देयर आर सम अनयूजुअल एलिमेंट्स। यस और नो? सर ये चीज देखकर ना हम हिल गए, इट्स अ कंपैरिजन। तो आपको इस लेवल की चीजें आती है पेपर में। पेपर में क्या चीजें आएंगी, जैसे मैं आपको एक मिसाल बताऊं, या आ सकती हैं पेपर में, आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, अंग्रेजी में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, गौर व फिक्र करो, एनालाइज करो, ठीक है ना, एंड यू हैव टू राइट कि जैसे कैश फॉर एग्जांपल शेयर इशू किए तो कैश बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर कैश, तो देयर इज द रिस्क कि आपकी कंपनी ने कैश को अंडर स्टेट कर दिया। क्या कर दिया? अंडरस्टेट कर दिया। यस और नो? दैट्स अ रिस्क असेसमेंट। फिर दूसरा सवाल होगा इसी क्वेश्चन का, चलो भाई तूने शक तो पैदा कर लिया ऑडिटर, अब इस शक की बुनियाद पे प्रोसीजर्स क्या लगाओगे? यानी ये बात समझ में, देयर इज अ केस स्टडी, और उस केस स्टडी में होगा रिस्क निकालो, पहले तो शक पैदा करो, फिर उसके बाद उस शक की बुनियाद पे आप अपनी कार्रवाई क्या करोगे। और कार्रवाई क्या है? कायरो, कार्रवाई क्या है? कंफर्मेशन होती है असर्शंस। ठीक है, चले जी, कंफर्मेशन क्या है, जरा जल्दी से क्विकली, कंफर्मेशन का मतलब क्या है? किससे कंफर्म कराना? किसी थर्ड पार्टी से। एनालिटिकल प्रोसीजर, अच्छा मैं अलग आइजा नहीं पढ़ा रहा 520, अभी तो इस आइजा में, इस आइजा का नंबर क्या? आइजा 500, सिर्फ डेफिनेशंस है, ये चीजें। फिर अलग अलग सेपरेट आइजा जा रहे हैं, इट्स इन डिफरेंट चैप्टर, वो अलग अलग चैप्टर्स में। चलिए बेटा, एनालिटिकल प्रोसीजर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेटा कंपैरिजन करना। जी एग्जैक्टली लेकिन गौरव मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो लिखा बिल्कुल सही है, तो उसी की तो इन्वेस्टिगेशन आप मुझसे मांगोगे ना, लेकिन एट द फर्स्ट इंस्टेंस गौरव आपने चीज को देखकर शक तो पैदा किया कि यार मेरे हिसाब से अगर इन्होंने शेयर इशू किए हैं तो कैश बढ़ना चाहिए, इधर कम हो रहा है, चल आके पूछते हैं मैनेजमेंट से। सो सीक द जस्टिफिकेशन फ्रॉम माय साइड, सही, एंड दैट्स एनालिटिकल थिंग्स। सो बेटा एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या? दोबारा से क्या करना? कंपेयर करना फिगर्स को और अनयूजुअल चीज। इधर लिखो कंपेयर द फिगर्स and investigate the significant difference. And investigate the what beta? Significant difference. Confirmation, analytical procedure. कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है जी? कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? बाहर की चीज, बाहर के लोगों से तस्दीक करना। एनालिटिकल प्रोसीजर, अच्छा ये कोई स्टेप्स नहीं है क्या? कायरो स्टेप्स है, जैसा केस उसी हिसाब से आपने प्रोसीजर लगा, ठीक है ना। चले जी, I3, आई में 3 चीजें, एक है इंक्वायरी। अच्छा व्हाट इज इंक्वायरी? इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइंट्स स्टाफ। बेटा इधर सुने, आई का मतलब क्या है? इंक्वायरी, और इंक्वायरी का मतलब होता है किससे सवाल करना? क्लाइंट के स्टाफ से। फिर होता है आई, एक आई का मतलब होता है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के नाम बताओगे? एक्सक्यूज मी, हमारी कंपनी ने व्हीकल परचेज किए, हमारी कंपनी का नाम है हारिस हनीफ लिमिटेड, व्हीकल परचेज किए, 4 बड़ी वैन्स परचेज किए, ट्रक परचेज किए, ट्रांसपोर्ट का काम है। मैं कह रहा हूं ये जो बाहर 4 गाड़ियां खड़ी है ये हमारी कंपनी की है, कैसे चेक करोगे? अच्छा एक सेकेंड, ट्रांसफर डीड होती है प्रॉपर्टी की, किसकी होती है? मैं कह रहा हूं भाई ये गाड़ी बाइक मेरी है, कैसे चेक करोगे? रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, क्या चीज होती है? रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। भाई अगर पुलिस वाले रुकते ना बाहर, कागज दिखाओ, वो क्या है? आपका या आपके घर वालों का नाम होगा, तो ये तो चीज है। तो डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा आपके। भाई फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि दिस इज माय व्हीकल, तो आप बोलोगे भाईजान इसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखा दें, आपकी कंपनी का नाम होगा, हाँ या ना। एक और पॉइंट देखो, कागजात में फर्क है। मैं कह रहा हूं ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये कैसे चेक करोगे? ट्रांसफर डीड, कि इनके नाम से मेरे नाम पर ट्रांसफर हुई। इधर मैं कहता हूं ये मोबाइल फोन मेरा है, कैसे चेक करोगे? ये मोबाइल मेरा है, चोरी का नहीं है, मैं खरीद के लाया हूं अभी, कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे?
इनवॉइस से, उस इनवॉइस पे मेरा नाम लिखा होगा। हाँ भाई ये तुम्हारी ही चीज है। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास इनवॉइस, डॉक्यूमेंट होते हैं आपके पास बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास जीआरएन, डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होते हैं जीडीएन, आगे मैं लिख रहा हूं एक्सेट्रा। कोई भी कागज आप उठा के चेक कर सकते हो जो रेलिवेंट होगा। इधर आपने मुझसे पूछा हारिस शरीफ बैंक में कितने पैसे हैं, व्हाट इज दिस? दोबारा से सही बोल रहे हो आप लोग, जवाब देना। आपने मुझसे पूछा कि भाईजान बैंक में पैसे कितने, व्हाट इज दिस? मैंने आपको जवाब दिया इतने पैसे। मान ली मेरी बात? एक एविडेंस तो चाहिए ही नहीं है भाई। आपने बोला ला भाई बैंक स्टेटमेंट दिखा, मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाई, व्हाट इज दिस? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा, अब क्या करेंगे? बैंक को आपने लेटर लिख दिया, बैंक का जवाब आ गया हाँ या ना वट, ये क्या है? कंफर्मेशन। अब एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो मैं पैदा कर देता हूँ वो सवाल। सर आप कह रहे हो बैंक में लाख रुपए पड़े हैं, बैंक का जवाब आता है कि बैंक में 90,000 पड़े हैं, डिफरेंस है। हाँ सपोज आपने मुझसे पूछा भाई पैसे कितने हैं, मैंने कहा इतने हैं, बैंक स्टेटमेंट मैंने कहा गुम हो गई, तो आपने बोला अच्छा चल कोई बात नहीं बैंक से कंफर्म करा लेते हैं, बैंक वाले का जवाब कितना आ रहा है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1,00,000 डिफरेंस है। तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या है, ये चले जाएगा इस आइजा की डिटेल में। कहाँ चले जाएगा? इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज है, मतलब वो डिटेल उसकी आ जाएगी। सिर्फ बता रहा हूं कि बैंक 3 पॉसिबिलिटी होगी। नंबर 1 बैंक का जवाब आएगा और बैंक बोलेगा हाँ लाख रुपए ही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? बैंक का जवाब आएगा कि लाख रुपए नहीं है, डिसएग्रीमेंट है। और तीसरी पॉसिबिलिटी जवाब ही नहीं आएगा बैंक का। भाई नंबर 1 आपने बोला, सुनो, आपने बैंक को लेटर लिखा, क्या लिखा? क्या हारिस सनीफ के अकाउंट में लाख रुपए पड़े, बैंक का जवाब आया हाँ, केस 1। आपने लेटर लिखा, बैंक का जवाब आया ना, या तो 90,000 है या 1,25,000 है, कम या ज्यादा, हाँ या ना? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? नो रिप्लाई, सीन करके इग्नोर, नो रिप्लाई। अब इन 3 सूरत हाल में हमें क्या करना है, पहली में, दूसरे में क्या करना है और तीसरे में क्या करना है? आई बात समझ में? ये सारी चीजें कहां पर है? 505 के अंदर डिटेल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में, मैंने कहा किसी के माइंड में सवाल है, इससे पहले मैं खुद ही बता देता हूं। अच्छा इंक्वायरी, दोबारा से बेटा, इंक्वायरी का मतलब क्या है? सवाल करना, किससे? लाइन के हिसाब से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन? कंफर्मेशन एक्सटर्नल है, आप बिल्कुल सही, ग्रेट। दूसरा फर्क, इंक्वायरी में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जब आप वहां से चलकर आके बैठ रहे हो, पूछ रहे हो भाई पैसे कितने पड़े बैंक में, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें पता लगा। अब अवेलेबल इंफॉर्मेशन की थर्ड पार्टी से तस्दीक करना, तो कंफर्मेशन में यू हैव द इंफॉर्मेशन और वो आप किसी थर्ड पार्टी से कंफर्म करा। चल भाई आ जाओ, मैं कह रहा हूं भाई रूम नंबर S1 में 4 नए कंप्यूटर लाके रखे मैंने, क्या करोगे? जाके देख लेते। प्रोसीजर क्या बनेगा बेटा? इंस्पेक्शन ऑफ, अब वो एसिड तुम्हारे पास करंट एसिड भी हो सकता है और नॉन करंट एसिड भी हो सकता है। ऑडिटर लगाता है प्रोसीजर, हासिल करता है एविडेंस। रिपीट, ऑडिटर लगाता है प्रोसीजर और हासिल क्या करता है? एविडेंस। प्रोसीजर क्या बेटा? सी फॉर जल्दी से, सी फॉर, आपको पता है रिवीजन के बगैर मजा ही नहीं है। सी फॉर कंफर्मेशन बाहर वाले से, ए फॉर फिगर्स, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर से कंपैरिजन करना, और फिर उसके बाद, और फिर क्या है? आई फॉर इंक्वायरी, कंफर्मेशन वगैरह, ये तमाम चीजें, सही है।
हाँ जी, आपके पास जी जी एग्जैक्टली बेटा, गुड्स डिलीवरी नोट और जीआरएन होता है आपके पास, गुड्स रिसीव नोट। हाँ जी ख्वातीन हज़रात, आपने इंक्वायरी की, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करा, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट करा, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट आपके पास, R2। अच्छा, इसमें क्या चीज है आपके पास, एक है रिकैलकुलेट और दूसरा है रीपरफॉर्मेंस। हाँ जी बेटा, रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? जी एक्सक्यूज मी, व्हाट इज रिकैलकुलेशन एंड व्हाट इज रीपरफॉर्मेंस? हाँ, ठीक है। इधर कोई एक डॉक्यूमेंट रख दे, एक्सक्यूज मी, सपोज वेरी कॉमन डॉक्यूमेंट, ट्रायल बैलेंस, ये रहा, डेबिट क्रेडिट, ये सारी अमाउंट लिखी है 616 और 616। आपने इतनी लंबी चौड़ी अंदर एंट्रियां थी, ठीक है, आपने उठाया भाई कैलकुलेटर, आपने इधर कैलकुलेट किया डेबिट का फिर क्रेडिट का, सही आया। व्हाट इज दिस? रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन में आपने काम किया, सिर्फ कैलकुलेटर उठा के प्लस माइनस चेक करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है। तो रीपरफॉर्मेंस क्या है? आप आए, आपने मुझसे बोला, सुनना जरा मुझे बताना, आपने बोला सरारिस गिव मी द ट्रायल बैलेंस, मैंने कहा ये लो। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ट्रायल बैलेंस की तस्वीर तो नहीं दिखाऊंगा ना, ट्रायल बैलेंस का कागज आपको दिया, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आपने देखा, साइड पे रख दिया, बोला वेरी गुड। फिर आपने मुझसे सारे लेजर्स मंगवाए। क्या मंगवाए? क्योंकि आपको एक बात पता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्री पोस्ट किधर से होती है और लेजर से डे बुक्स में, तो आपने पीछे पूरी चेन निकलवाई। आपने बोला भाई सादा पेपर दो या कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे कर लिया। तो आपने वो ट्रायल बैलेंस खुद बनाया और मेरे बनाए हुए ट्रायल बैलेंस से, ठीक है, ये रिपरफॉर्मेंस। अब सवाल, रिकैलकुलेट करूं या रिपरफॉर्म करूं या दोनों करूं? अच्छा एक सेकेंड, वंस यू आर डूइंग रीपरफॉर्मेंस तो रिकैलकुलेट तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। अब सवाल ये कि रिकैलकुलेट करूं या रीपरफॉर्मेंस करूं, क्या है? या ऑडिटर की मर्जी, मतलब क्या होना क्या चाहिए? सिंपल लैंग्वेज बताऊं, इट्स ऑडिटर्स जजमेंट। इट्स व्हाट? आपकी मर्जी। सुनो जरा गौर से, आपने रिकैलकुलेशन किया, हाँ वेरी गुड, किसी ने कुछ बोला, दैट्स ग्रेट। आपने रिकैलकुलेट किया, ठीक है, आपकी जगह ये होता, उसने रीपरफॉर्म किया तो भी ठीक है। सवाल क्या, हाँ कोई कुछ कह रहा था जो बिल्कुल सही, शक की बुनियाद पे आपके सामने दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक डॉक्यूमेंट पर आपको लग रहा है यार नहीं इसमें थोड़ी गड़बड़ है, मुझे शक पैदा हो रहा है इसमें, क्या करूं? रिपरफॉर्म करूं। दूसरा डॉक्यूमेंट शक कम है, तो जिस जगह पे शक ज्यादा है, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, शक कम है वहां हल्का हाथ रखते हैं, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो हर चीज, इसका मतलब बेटा आपके जो प्रोसीजर्स वगैरह है ना, वो किस पर बेस कर रहे होंगे? रिस्क असेसमेंट के ऊपर। एनीवेज, हाँ फर्क है ना, रिकैलकुलेशन प्रोसीजर है, एक्यूरेसी असर्शन है। मिसाल, इधर याद, ये ट्रायल बैलेंस था, आप कौन है? ऑडिटर। आपने उठाया कैलकुलेटर, आपने किया प्लस और आपने चेक किया, आपने बोला फिगर्स आर एक्यूरेट। एक्यूरेसी कहते हैं टोटल का एंड सही आ रहा है। रिकैलकुलेशन इज अ प्रोसीजर, एक्यूरेसी क्या है? असर्शन। तो अगर तुम पेपर में होते तो पता क्या लिखते हैं? यूं बुलेट पॉइंट्स, आपने लिखा रिकैलकुलेट द ट्रायल बैलेंस, क्या लिखा? टू वेरीफाई एक्यूरेसी। रिकैलकुलेट क्या है? तुम्हारी तरफ से प्रोसीजर है। एक्यूरेसी क्या है? मेरी तरफ से असर्शन है। आपने मुझसे बोला भाई ट्रायल बैलेंस दो, मैंने कहा ये लो, तो मेरी तरफ से तो बिल्ट इन है ना कि ये सब चीजें एक्यूरेट है। तो रिकैलकुलेशन और एक्यूरेसी में तो बहुत फर्क है। रिकैलकुलेशन आपकी तरफ से प्रोसीजर है, मेरी तरफ से असर्शन को कंफर्म करने के लिए। तो आपने लिखा रिकैलकुलेट द ट्रायल बैलेंस टू वेरीफाई द, एक नंबर मिलेगा इसमें, आई बात समझ में? दैट इज द थिंग। तो एक्यूरेसी इज द व्हाट? असर्शन दैट इज बीइंग वेरीफाइड थ्रू रिकैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, जैसे भी जो आपने पूछा, आहिस्ता आहिस्ता अब क्या होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये प्रोसीजर, ये असर्शन वेरीफाई करता है।
तो पेपर में क्या होगा, प्रोसीजर एसेशन प्रोसीजर, ये इसी में खेलना होगा। अब आ जाए बेटा रिकैलकुलेशन। व्हाट डू मीन बाय द टर्म रिकैलकुलेशन? ऑडिटर क्या चीज चेक कर रहा है? चेक द टोटल ऑफ फिगर्स। बेटा टोटल का मतलब क्या है? प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, ये चीज है। और बेटा व्हाट डू मीन बाय द टर्म रीपरफॉर्मेंस? रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या था? ऑडिटर वो काम खुद करता है और मैनेजमेंट के काम से कंपेयर करेगा, चेक करेगा सही है या नहीं। रीपरफॉर्मेंस ज्यादा तसल्ली किधर होगी? लेकिन रीपरफॉर्मेंस टाइम कंज्यूमिंग है। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है, इतनी बड़ी कंपनी की, हम लोग चंद लोग रीपरफॉर्मेंस किधर किधर करेंगे, अक्ल इस्तेमाल करेंगे, कहां कहां गलती हो सकती है, कहां कहां आपको अंदेशा है गलती का, उस हिसाब से आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो रीपरफॉर्मेंस क्या है? जी बेटा व्हाट इज द रीपरफॉर्मेंस? दैट मींस ऑडिटर क्या करेगा? ऑनलाइन बच्चे जस्ट अ मिनट, अजान हो रही है इसलिए आई एम साइलेंट। अजान के बाद इसको करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। चले जी। जी जी मुझे बेटा ये टीओसी देखकर भी डिसाइड करेंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे बात बताइए, क्या सब्सटेंटिव आप डायरेक्टली करते हो या पहले टीओसी करते हो? टीओसी क्या होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई कंट्रोल्स जो है वो वीक है, तो आपका शक ज्यादा बढ़ जाएगा, कार्रवाई आपको ज्यादा करनी है, तो वो उधर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। ओ फॉर अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये रीपरफॉर्मेंस और एनालिटिकल प्रोसीजर खुद हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ना फर्क है। एक्सक्यूज मी, वेरी सिंपल। एक्सक्यूज मी, कोई एक डॉक्यूमेंट का नाम बताओ। सपोज करो बैंक रिकंसिलिएशन, क्या चीज है? ये मेरी बैंक रिकंसिलिएशन तैयार पड़ी है। आपने बोला बैंक रिकंसिलिएशन, मैंने आपको दी, आपने साइड में रख के खुद प्रिपेयर की, और मेरे बनाए हुए से क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। ये एनालिटिकल प्रोसीजर में थोड़ी और डेप्थ है। होता क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर में आप पास के साथ भी कंपेयर करते हो। किसके साथ? कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर करते हो। जैसे मिसाल, फॉर एग्जांपल मेरी सेल है 1 मिलियन, कितनी है? लेकिन मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स की सेल है 50,000। ध्यान से सुनना, मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं,
मेरी सेल अकेले की 1 मिलियन, बाकी सबकी 50,000 रुपए। इज इट समथिंग अनयूजुअल? यस और नो? दैट इज नथिंग, बिकॉज कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन भी पब्लिकली है। सो इसको आप एनालिटिकल एज सच नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने इसमें ना माजी से कंपेयर किया है, ना आपने किसी और से कंपेयर किया है। आप तो सिर्फ ये देख रहे हो कि मैंने एक चीज सही प्रिपेयर की है या नहीं। जबकि एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर तो आपको हर एक चीज को एनालाइज करना पड़ता है। तो इट्स नॉट दैट एनालिटिकल प्रोसीजर। उसमें क्या होगा, जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसीजर अभी आ जाता है ट्रायल बैलेंस में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया था। क्या बनाया था? ट्रायल बैलेंस। इधर था डेबिट, इधर था क्रेडिट। क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में आती है? अब तक क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं आती। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां पे नहीं आती? ट्रायल बैलेंस में। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम ओपनिंग लिखते हैं, प्रोडक्शन लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? सेल्स। अब सुनना जरा गौर से, जब मैं इन्वेंट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा ये पूरी अकाउंटिंग को रिवाइज करा के। अब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, ठीक है? घर जाके खोल के देखना पुरानी अकाउंटिंग किताब में, नहीं आता। आपने देखा क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है ट्रायल बैलेंस में, इज इट समथिंग अनयूजुअल? दैट्स द इन्वेस्टिगेशन। तो रीपरफॉर्मेंस में क्या चीजें होंगी? रीपरफॉर्मेंस में ये होता है कि आप खुद बना के चेक कर रहे हो। क्या करके चेक करो? खुद बना के आप चेक कर रहे हो कि इसने काम सही किया या नहीं किया। सो दैट्स नॉट द एनालिटिकल प्रोसीजर। चले अब आ जाए R2। अब आ जाओ ओ का मतलब क्या है? क्या चीज ऑब्जर्व करोगे? आप एक कंपनी में आए, इधर आप एक कंपनी में आए, क्या चीज ऑब्जर्व करोगे? वहां का एनवायरनमेंट, और बताएं वहां का कल्चर। अच्छा ये बात समझ नहीं है, एक्सक्यूज मी, ये कल्चर और एनवायरनमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना देना? पीओसी, वेरी गुड। आप आए, आपने देखा कि वहां का एनवायरनमेंट रफ एंड टफ है, कल्चर का पता नहीं है, ना बॉस को एम्प्लॉय का पता है किधर है, ना एम्प्लॉय को बॉस का पता है, अपनी सीट पे कोई बैठा हुआ नहीं होता, रिपोर्टिंग पूछे किसी को कुछ पता नहीं है, ना आज की डेट मालूम है। व्हाट इज दिस? क्या यहाँ का कल्चर अच्छा है या पुअर कल्चर है? दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत है या हो सकती है? हो सकती है। आए बस समझ में, दैट इज नथिंग। अच्छा वहां जाके आप क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? इन्वायरमेंट हो गया, कल्चर हो गया, एसओपी हो गया। एसओपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। बाज लोग अभी भी एसओपी को मास्क लगाना समझते हैं, और भाई एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जैसे यू पीपल आर कमिंग एट टीएसए, आपका भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आपका स्टूडेंट का। आप पहले आते हो, वो कार्ड स्वाइप करते हो, हाँ या ना? फिर जो भी वो मशीन बोलती है अलाउड नॉट अलाउड जो भी है, फिर आप आते हो या मोबाइल में या नोटिस बोर्ड पे देखते हो क्लास किधर है, फिर आप जाते हो बैग रख के बाहर घूमना, ठीक है ना? ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसे कहते हैं? कि आपकी कंपनी का क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। यस और नो? एग्जांपल, मैंने क्लास लेनी है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? इधर आए, कनेक्शन किया, जूम लॉगिन किया, क्लास कनेक्शन, मीटिंग आईडी खत्म, दैट्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो यार आप यहाँ पर उस कंपनी की बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन ज्यादातर काम कब आएगी? फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्यों? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग द सिस्टम, कल्चर, दैट्स अ थिंग। चले जी दोबारा से स्टार्टिंग से बेटा दोबारा। ऑडिट एविडेंस, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? जल्दी से। हालांकि लिखा बहुत कम है, डिस्कशन ज्यादा है ना इन चीजों में, और ये जितनी चीजें मैंने आपको एग्जांपल से बताई है, आहिस्ता से आप देखोगे पास पेपर उन्हीं से भरे ना, ठीक है ना? सो दैट विल बी द माइंड सेट। अच्छा बेटा दोबारा से, व्हाट इज एविडेंस? दोबारा, एविडेंस क्या है? हर वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन है जो ऑडिटर ने हासिल की है प्रोसीजर लगा के। प्रोसीजर क्या? कायरो सी फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, लाइक कस्टमर, सप्लायर, बैंकर्स, या कोई भी थर्ड पार्टी। ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। सर एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि आपने चीजों को करना है कंपैरिजन, कंपेयर करना है फिगर्स को, और अगर उसमें कोई चीज आपको लगती है समथिंग अनयूजुअल, देन गो अहेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद इंक्वायरी, सवाल पूछो। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कागज देखना, कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, रिकैलकुलेशन का मतलब होता है सिर्फ कैलकुलेटर उठा के प्लस माइनस देखना। रीपरफॉर्मेंस वो काम खुद करके कंपैरिजन। ऑब्जर्वेशन, सिस्टम एंड कल्चर। अच्छा अब आ जाए यहाँ पे, खवातीन हजरात आप जरा लिखिएगा अपने पास जो आपके पास एविडेंस है,
एविडेंस शुड बी ये क्या लिखा है? सफिशिएंट और क्या एप्रोप्रिएट। सबसे पहला पॉइंट इस तरह रोमन में करके लिखे, सफिशिएंट एविडेंस। जी बेटा एविडेंस कैसा होता है जरा ये बताएंगे? एविडेंस शुड बी व्हाट? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का क्या मतलब है? सफिशिएंट का मतलब होता है इट मींस quantity of evidence. It means what? और एरो मार के लिखना, it depends on some factors. It depends on some factors. Factors क्या है? मिसाल। अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं बट अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं कि आपकी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को 3:15 बजे मेरे साथ है, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन कैसे वेरीफाई करोगे? हाँ, आपने पोर्टल पे देख लिया, आपने वेबसाइट खोल के भी देख लिया, यस और नो, किसी दोस्त से भी पूछ लिया, टीचर से भी पूछ लिया, मैनेजमेंट से भी पूछ लिया, बात इतनी सी है, लेकिन आपने एविडेंस एक नहीं लिया। एविडेंस जज भी तो ये कहता है अदालत में तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर, तो सबूत सफिशिएंट एविडेंस। अब सफिशिएंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी, और एप्रोप्रिएट होता है क्वालिटी। उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखें। फिलहाल बात किस चीज की हो रही है आपके पास? क्वांटिटी की। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस? एक सबूत चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, ये डिपेंड करेगा किसमें? कुछ फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स क्या है उसके ऊपर जरा बात करते हैं। नंबर 1, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 ट्रांजैक्शन है। एक्सक्यूज मी, सुनने ज्यादा सुनने पे ध्यान दें। कितने ट्रांजैक्शन है? 5। एक ट्रांजैक्शन 10,000 की है, दूसरी भी 10 की, तीसरी भी 10 की, टोटल 5 है। 3 ट्रांजैक्शन कितने की है? टोटल कितने हो गए? 30। बाकी की 2 ट्रांजैक्शन लाख लाख रुपए की है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार तुम्हें ज्यादा सबूत चाहिए, किस पे लोगे? क्यों? मटीरियलिटी। तो अच्छा, मटीरियलिटी। आपके सामने 2 ट्रांजैक्शंस हैं, एक पे आपको शक कम है, एक पे आपको शक ज्यादा है। ज्यादा सबूत किस पे लोगे? जिस पे शक ज्यादा है। तो सर आपको ज्यादा एविडेंस चाहिए, और ज्यादा एविडेंस डिपेंड करेंगे पता है किसके ऊपर? लेवल ऑफ, ये क्या लिखा है? क्या? हाँ सही बोलो, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। पूरा लिखिएगा खुद ही। रिस्क ऑफ, एमएम बताया था, मटीरियल मिस स्टेटमेंट इट्स अ रिस्क। सर लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, सर लेवल ऑफ मटीरियलिटी, लेवल ऑफ व्हाट? मटीरियलिटी, जिसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। अच्छा, क्या ये ज्यादा सबूत हासिल करना, क्या ज्यादा सबूत हासिल करना ऑडिटर की अपनी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है या नहीं? मिसाल के तौर पे ये आपकी लाइफ का फर्स्ट टाइम ऑडिट है, सो कैन यू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस एज कंपेयर्ड विद अ पर्सन हु इज हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस? द आंसर इज नो। बेशक आपके पास नॉलेज है, लेकिन एक्सपीरियंस नाम की भी तो कोई चीज है। तो सर आपके पास ये चीजें किस पर डिपेंड करता है? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज एंड क्या? एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर। सर ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो है आपके पास नेचर ऑफ मैटर। बेटा नेचर ऑफ मैटर जो है ना, ये है एक तरह से आपके पास नॉन फाइनेंशियल। बेटा नेचर ऑफ मैटर एक तरह से क्या आपके पास? नॉन फाइनेंशियल। गिविंग यू द एग्जांपल। सर लिखिए पहले, मैं नेचर ऑफ द मैटर की आपको मिसाल बता दूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ लीगल केस अगेंस्ट द क्लाइंट। ध्यान से सुनना, लीगल केस किसके ऊपर है? क्लाइंट के अगेंस्ट एक लीगल केस है, और कंपनी जो है ना वो मिलियंस की है या बिलियंस की है। अगर हमारी कंपनी केस हार जाती है, तो पूरे 1,000 रुपए का फाइन लगेगा। ओनली 1,000 रुपए, मिलियन नहीं, ओनली 1,000 रुपए। बाय अपीयरेंस ये 1,000 रुपए कंपनी के लिए मटीरियल है, इमटीरियल है। मैं एक ऑडिटर हूं, मैंने बोला यार ये 1,000 रुपए के आइटम पे कौन अभी जो इतना टाइम लगाए,
छोड़ जाने दे, आगे बढ़, जिंदगी में आगे बढ़े। मैं बिल्कुल अपनी जगह सही हूँ, सही। नंबर 2, मेरी जगह आप है फॉर एग्जाम्पल, एंड यू आर थिंकिंग यार बात पैसों की नहीं है, बात 1000 होते हैं या 1000 मिलियन होते हैं, बात यह है कि इस कंपनी में पहली बार 10 साल में लीगल केस चला, इट्स अ मैटर ऑफ शेयर होल्डर रेपुटेशन, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया हुआ है, तो मैं इस मामले के ऊपर एविडेंस लेकर रहूंगा। आर यू कंसिडरिंग द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट या क्वालिटेटिव? इट्स अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इट्स अ नेचर ऑफ मैटर, इट्स अ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ये क्या चीज है आपके पास? नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारी सफिशिएंसी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। सबूत कैसे होने चाहिए, जल्दी बताएं। सबूत शुड बी व्हाट? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सेकंड है आपके पास बेटा एप्रोप्रिएट। सेकंड क्या है आपके पास? एप्रोप्रिएट। सर सफिशिएंट का मतलब क्या बोला मैंने जी बेटा? सफिशिएंट का मतलब क्या बोला? क्वांटिटी। और एप्रोप्रिएट कहते हैं it refers the quality of evidence. बेटा it refers the quality of evidence, और ये जो क्वालिटी है ये मजीद स्प्लिट होती है दो हिस्सों में। क्वालिटी बेटा मजीद स्प्लिट होती है किसमें? दो हिस्सों में। एक है रेलिवेंस और दूसरा है रिलायबल। एक है रेलिवेंस और दूसरा क्या है आपके पास? रिलायबल। इसको अगली क्लास में बताऊंगा। एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। व्हाट इज सफिशिएंट? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएट क्वालिटी भी दो हिस्सों में, एक सफिशिएंट सॉरी रेलिवेंस और दूसरा रिलायबल। रेलिवेंस रिलायबल नेक्स्ट क्लास में। फटाफट असर्शन से जल्दी से क्विकली। असर्शंस क्या है आपके पास? सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बात के छुपे हुए दावे, मतलब मीनिंग, इंटरप्रिटेशन, तशरीह, वजाहत, दावा, क्लेम, कुछ भी कह दे। रिप्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टर की तरफ से, सीएसए कवर पे चेक कौन करता है? ऑडिटर। These are the declarations in the financial statements, either expressed or implied by BOD, which are used by the auditor to obtain the evidence. Yes or no? ये आपकी डेफिनेशन में लिखा हुई थी, सीएसए कवर भी। कंप्लीटनेस, सब चीजें कंप्लीट है। एफएस मुकम्मल है। एसी एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही है। ए फॉर एक्यूरेसी, 2 + 2 = 4 बिल्कुल सही है। उसके बाद कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में हुई है उसी पीरियड में रिकॉर्ड भी की गई है, टाइम पीरियड सही है। ओ फॉर जो कुछ लिखा है हुआ है, हमने झूठी कहानियां नहीं लिखी है, इट्स अ रियल कहानी। वी फॉर एंडिंग वैल्यूएशन प्रॉपर है, एप्रोप्रिएट है। ई फॉर एग्जिस्टेंस के सर एसेट लायबिलिटी वगैरह एग्जिस्ट करती है। एंड देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मेरा इस चीज के ऊपर राइट है या ओ फॉर ऑब्लिगेशन ऑन लायबिलिटी, ठीक है, यानी कि ओनरशिप को शो कर रहा होता है। फिर उसके बाद है पी फॉर प्रेजेंटेशन। CACAP दोनों जगह हिट करेंगी। VER बैलेंस शीट है। कट ऑफ और अकरेंस इनकम स्टेटमेंट क्या है? आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। एविडेंस हर वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन है जो ऑडिटर हासिल करता है प्रोसीजर लगा के, अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी हुई है। एंड द प्रोसीजर्स आर कायरो कंफर्मेशन, बाहर के लोगों से तस्दीक करना। ए फॉर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को निचोड़ना और उसके ऊपर गौर फिक्र करना कि यार ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, दिस सीम्स टू बी अनयूजुअल, सीक द एक्सप्लेनेशन। एंड देन इंक्वायरी, सवाल जवाब। इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिकैलकुलेट, रीपरफॉर्मेंस, एक्यूरेसी चेक करता है। और ओ फॉर सिस्टम एंड कल्चर। सर ऑडिटर ने सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए। सफिशिएंट कहते हैं ज्यादा, डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे सामने लिखे, एप्रोप्रिएट तो बाद में पढ़ते हैं। चलो भाई, खुदा हाफिज।